Have a nice day. Once again, I welcome you all in my YouTube class, OSS GS classes. This is the last class for the chapter Resource and Development, and the subtopic is Soil Erosion and Soil Conservation. Under this topic, we have to learn soil erosion, roots and fruits of soil erosion, and soil conservation. And these all things we will learn with the help of this soil erosion tree. I have tried to illustrate the root causes of soil erosion. There are two types of root causes. One is natural factors and another one is man-made factors. So before coming to the point, I would like to make your concept clear related to इरोजन। सी, इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के अंदर दो तरह के शक्तियां काम करती है। एक पृथ्वी के अंदर काम करते हैं जिसको अंतर्जात शक्ति या अंतर्जात बल कहते हैं, इंटरनल फोर्सेस, और उसी को एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं। और दूसरा जो शक्ति है वह आपको पृथ्वी के बाहरी धरातल पर काम करता है, जिसको हम एक्सोजेनिक फोर्सेस या एक्सटर्नल फोर्सेस कहते हैं, जिसे बाह्य प्रक्रम कहते हैं। इंटरनल फोर्सेस पृथ्वी पर उच्चावच पैदा करता है, पहाड़, पठार, वोल्केनिक माउंटेन्स, फॉल्स इत्यादि का निर्माण करता है। और इस ऊंचे उठे हुए जो स्थलाकृतियां हैं उसको यह जो है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस बाह्य प्रक्रम के एजेंट काटता छांटता है और उसको समतल करता है, उसको काट छांट कर कहीं अन्यत्र जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ डिप्रेशन है, जहाँ जियोसिंक्लाइन है, भूसन्नतियाँ हैं, उस भूसन्नतियों में जमा करके धरातल को समतल करते रहता है। और यह प्रक्रम निरंतर चलती रहती है। एक्सोजेनिक प्रोसेस अपना काम करता है और इंट्रोजेनिक प्रोसेस अपना काम करता है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के अंदर ये दो तरह के प्रक्रियाएं काम करती है। एक प्रक्रिया है डिग्रेडेशन और दूसरा है एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदरिंग एजेंट्स और इरोजनल एजेंट्स के द्वारा जो ऊंचे उठे हुए भूभाग है, लैंडस्केप्स है, स्थलाकृतियाँ हैं, उसको काट छांट कर वह निचले जो इलाके हैं, जो भूसन्नतियाँ हैं, जो डिप्रेशन है पृथ्वी पर मौजूद, उसको भरा जाता है। वहाँ से उस काटे छाटे हुए मलबे को, अवसाद को ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? वह बहते हुए जल के द्वारा, हवा के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा जो है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके उस डिप्रेशन में बिछा दिया जाता है, जिससे जो लो लाइंग एरिया है उसका अधिवृद्धीकरण होता है, मतलब वह ऊंचा उठता है। तो ये दो प्रक्रिया है। यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि डिग्रेडेशन ऑफ लैंड आप पिछले सब टॉपिक में पढ़े थे। वहाँ उस डिग्रेडेशन का मतलब होता है जो है भूमि के गुणवत्ता में ह्रास, और दूसरा भी अर्थ होता है जो यहाँ भी उस अर्थ को हम पढ़ेंगे जिसका अर्थ होता है निम्नीकरण, मतलब ऊंचे उठे हुए धरातल को काट छांट कर नीचा करना या निम्नीकरण करना। तो ये निम्नीकरण है। अब निम्नीकरण के आगे हम चलते हैं डेन्यूडेशन। निम्नीकरण में जो प्रक्रिया भाग लेती है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनाच्छादन या अनावृतीकरण। और अनाच्छादन और अनावृतीकरण में दो तरह की प्रक्रियाएं या प्रक्रम भाग लेती है। वह है, पहला है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है, ये आपको स्टैटिक प्रोसेस है, एक आपको स्थिर प्रक्रिया है। इसमें जो है वेदरिंग तीन तरह से होता है। एक फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसको आप वेदरिंग प्रोसेस में जब आप वेदरिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से जानेंगे। वेदरिंग में चट्टानें टूटती है, विघटित होती है, विखंडित होती है, और यह स्टैटिक प्रोसेस है।
या वहीं विखंडित होकर स्थिर रहती है। जैसे तापमान बढ़ने और घटने के कारण चट्टानों में दरारें पड़ती है और धीरे धीरे चट्टानें टूटती है, चूर होती है। लेकिन जब उस टूटे हुए और विखंडित चट्टान पर इरोजनल एजेंट काम करना आरंभ करता है तो वह टूटे हुए और विखंडित चट्टान वहाँ से स्थानांतरित हो जाता है और अन्यत्र किसी डिप्रेशन में, किसी गहराई लो लाइंग इलाके में बिछा दिए जाते हैं, तो वह इरोजन है। तो इरोजन आपको हो गया डायनेमिक प्रोसेस, गतिशील प्रक्रम, और ये हो गया स्थिर प्रक्रम। अब हम लोग चलते हैं सॉइल इरोजन के इस परिभाषा को देखते हैं। आपकी जो पुस्तक है उसमें जो सॉइल इरोजन का परिभाषा दिया गया है वह उसका ओपनिंग लाइन यही है, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज सब्सक्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में दो प्रक्रिया भाग लेती है। एक तो क्या होता है, अनाच्छादन या अनावृतीकरण होता है सॉइल कवर का, चट्टानों के ऊपरी परत का टूट फूट होता है उसमें, और या यूं है उसका विखंडन होता है, और फिर उसको जो अपर्दन के कारक हैं, एजेंट्स हैं, उसके द्वारा अन्यत्र कहीं बहाकर बिछा दिए जाते हैं, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं। इस परिभाषा को आप देखिए तो और आपका जो ज्ञान है, अंडरस्टैंडिंग है, और स्पष्ट होगा। इट इज द डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल्स और अर्थ मटेरियल। इरोजन में क्या होता है कि धरातल की ऊपरी परत और या यूं कहें कि चट्टान का ऊपरी सतह क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन होता है, उसका क्षय होता है, और फिर क्षय होने के बाद उसका रिमूवल हो जाता है, वह ट्रांसफ़र हो जाता है अन्यत्र। किसके द्वारा? वह डायनेमिक, जिसको हम मोबाइल एजेंट्स भी कहते हैं, जो गतिशील प्रक्रम है, गतिशील प्रक्रिया है पृथ्वी के और एटमॉस्फेयर के। पृथ्वी के गतिशील प्रक्रिया क्या है? वह आपको बहते हुए जल, हिमानी इत्यादि पृथ्वी की गतिशील प्रक्रिया है या प्रक्रम है। ठीक उसी तरह से जलवायु के गतिशील प्रक्रिया या प्रक्रम जो है वह है टॉरेंशियल रेनफॉल, हेलस्टोन्स, प्रिसिपिटेशन का तीनों फॉर्म्स, ये सारे उसके अंदर आता है, जो इरोजन का एक गतिशील एजेंट्स होता है, उसके द्वारा तोड़फोड़ किया जाता है। अब हम लोग संक्षेप में देखते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये जो रूट कॉजेज मैंने दिखाया है, इसके दो प्रकार होते हैं, दो तरह के रूट कॉजेज होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कारक और दूसरा होता है मैनमेड फैक्टर्स, जो मानव जनित कारक होते हैं। तो प्राकृतिक कारक में सबसे पहले देखिए स्टीप स्लोप, मास मूवमेंट। पहाड़ों के ढाल पर प्रायः आप अखबारों में पढ़ते होंगे, न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे, लैंडस्लाइड्स के बारे में सुनते होंगे, रॉक स्लिप्स के बारे में सुनते होंगे, एवलॉन्च के बारे में सुनते होंगे। तो इस तरह का जो सॉइल इरोजन होता है वह स्टीप स्लोप्स के सहारे मास के रूप में ह्यूज मटेरियल्स ऑफ रॉक या ह्यूज रॉक्स, वह आपको पहाड़ के ढलानों से नीचे स्लिप कर जाता है। उसमें डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल भी हो सकता है या फ्रैगमेंटेड मटेरियल्स ऑफ रॉक्स भी हो सकता है, जो सॉइल के रूप में काम करता है पहाड़ी ढालों पर, जिस पर वनस्पतियाँ उगती है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया टॉरेंशियल रेनफॉल, फ्लूवियल इरोजन। टॉरेंशियल जो मूसलाधार वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा के आघात से चट्टानें टूटती है और या यूं कहें कि भूपटल या भूपरपटी के ऊपरी परत क्षतिग्रस्त होते हैं और वह इरोजनल एजेंट्स के माध्यम से अन्यत्र बहा दिए जाते हैं। तो टॉरेंशियल रेनफॉल क्या करती है? ये दोनों प्रक्रिया करती है, वेदरिंग भी करती है और इरोजन भी करती है। वह चट्टानों को तोड़ती फोड़ती भी है और अन्यत्र ट्रांसफर भी करती है। तो इसको समझने के लिए हम लोग मोड्स ऑफ फ्लूवियल इरोजन को देखना होगा। आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही मूसलाधार बारिश होती है तो धरातल के ऊपरी जो परत है, ये खास करके आपको पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी इलाकों में, पठारी इलाकों में इस तरह के जो फीचर्स है आपको देखने को मिलेगा। उन इलाकों में
जो प्राय कंपैरेटिवली प्लेन एरिया होता है, टॉप ऑफ द प्लेट्यू रीजन होता है, उस इलाकों में जो मूसलाधार बारिश होती है तो वहाँ की चट्टानें जो है वर्षा आघात, बूंदा आघात के कारण टूटती फूटती है और टूट फूट कर वह पहले तो क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है, वेदर्ड हो जाती है, और फिर उसी वर्षा जल के साथ मंद ढालों पर जो विस्तृत क्षेत्र होता है, उस विस्तृत क्षेत्र में पानी के चादर के रूप में, जल के चादर के रूप में उस मलबा को आगे लेकर वह निकल पड़ती है। तो मूसलाधार बारिश में क्या होता है, पूरा विस्तृत इलाके में वह पानी एक साथ उस समतल मैदान में आगे बढ़ती है। जहाँ मंद ढाल होता है तो वह चादर के रूप में होता है, इसलिए हम इसको शीट इरोजन कहते हैं। इसमें वेदरिंग भी हुआ और इरोजन भी हुआ, और इरोजन के सहारे ये सारे जो विखंडित चट्टान है, टूटे फूटे अवसाद है, ये उसी जल के साथ आगे बढ़ी और विस्तृत मैदान में वह मूसलाधार बारिश का जो जल था वह लेकर आगे बढ़ी। जहाँ शीट इरोजन होता है वह अपने तलहटी को भी काटते हुए और इस वेदर्ड रॉक्स को भी साथ लेते हुए आगे निकलती है। लेकिन जब वह एकाएक ढाल पाती है, पठारी इलाकों में ढलान पर आती है या पहाड़ी इलाकों में ढलान पर आती है, तो वहाँ वह उंगलियाकार आकृति का निर्माण करती है। वह पतली पतली नालियों में बहने लगती है। वह ढाल को काटकर पतली पतली नालियों के रूप में नीचे उतर जाती है, जो इस रूप में होता है, जिसे हम रिल्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम नलिका कहते हैं, नलिकाएं बनाती है। और फिर यही नलिकाएं और तीखे ढाल पर जब पहुंचती है तो वह सारी नलिकाएं एक हो जाती है, एक साथ हो जाती है और एक बड़े नाला का निर्माण करती है, जिसको हम गलीज कहते हैं, जो अपेक्षाकृत चौड़ा भी होता है और गहरा भी होता है। फिर वही गलीज जब आगे निकलता है समतल भाग में, तो उसमें उस जल का गति थोड़ा मंथर हो जाता है, लेकिन उसमें जो है वह धीरे धीरे किनारे को भी काटता छांटता है, वह अपने तल को भी काटता है। तो इस तरह से नाला या रिवुलेट का निर्माण होता है और फिर वही आगे जाके नदी का रूप धारण कर लेता है और वही नदी बड़े नदी में मिल जाता है। तो इस तरह से यह जो रहा आपको मोड्स ऑफ फ्लूवियल इरोजन। तो अगला देखते हैं विंड इरोजन। खास करके आपको एरिड रीजन में और डेजर्ट रीजन में विंड इरोजन बहुत सक्रिय रहता है, और स्ट्रॉन्ग विंड के साथ जो ऊपर के वेदर रॉक्स होते हैं या लूज मटेरियल्स होते हैं सॉइल के, लेकर आगे निकल जाता है। अगला है फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, बाढ़। बाढ़ के क्रम में क्या होता है, बड़े भूभाग पर, बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का जल जो टॉप सॉइल्स होते हैं उसको इरोड करते हुए वह आगे उसको बहाकर लेते हुए निकल जाती है। तो यह भी इसका कारण है। ड्रॉट्स में क्या होता है, ड्रॉट्स में सूखा की स्थिति होती है और जो रॉक्स होता है वह सूखा के कारण, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण वह टूट फूट जाता है, और टूटने फूटने के बाद क्या होता है, उस पर विंड इरोजन या विंड इरोजन के जो एजेंट्स हैं, हवा काम करता है और फिर उसको वहाँ से स्थानांतरित कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। सी वेव्स एक्शंस। आप जब भारत के प्रायद्वीपीय भाग को देखेंगे तो इन भागों में खास करके केरला तट पर जो है, जब साउथ वेस्ट मानसून आगे बढ़ती है तो उस विंड के घर्षण से यहाँ वेव्स उत्पन्न होता है। समुद्र में क्या होता है, आपको तरंगें उत्पन्न होती है, और वह तरंगें जब इन किनारे वाले भाग से टकराती है तो इस किनारे के चट्टानों को वह काटती छांटती है और उसको फिर अपने में समा लेती है। तो वेव्स के माध्यम से भी आपको इरोजन का प्रक्रिया तेज होता है। इधर भी आपको इन भागों में, खास करके कोरोमंडल तट और तमिलनाडु तट में जब रिट्रीटिंग मानसून आती है तो वह इस सीध में आती है। इस सीध में जो रिट्रीटिंग मानसून है वह जब आगे बढ़ती है तो
तो यहाँ के जल में तरंगे उत्पन्न करती है और वह तरंग बार बार इस यहाँ के चट्टानों के ऊपर प्रहार करती है, टकराती है और यहाँ इरोजन का प्रक्रिया तेज हो जाता है। इस तरह से ये जो आपको हो गया नॉर्थ ईस्ट मानसून के लौटने के कारण, इधर हो गया साउथ वेस्ट मानसून के एडवांस होने के कारण दोनों तटों पर जो है आपको सी वेव्स एक्शन देखने को मिलता है और इसके वजह से आपको इरोजन की प्रक्रियाएं तेज होती है। तो ये हो गया आपको नेचुरल फैक्टर्स। दूसरा है मैन मेड फैक्टर्स। इस मैन मेड फैक्टर्स में देखिए डिफेक्ट प्लॉइंग, जो जुताई का गलत तरीका है, उस वजह से भी आपको इरोजन प्रक्रिया तेज होता है। जैसे अगर समतल जुताई करते हैं तो अगर बाढ़ का पानी आता है, मूसलाधार बारिश होती है, तो वह आपको सीट इरोजन करता है। सीट इरोजन मतलब वह उस तली को काटते छाटते वह जल तेजी से आगे निकल जाता है, तो सीट इरोजन करता है। लेकिन अगर उसी स्थान पर कंटूर प्लॉइंग होता है तो उसके जो आपको ये मिट्टियों के इस तरह से जो मेर बनते हैं, ये जो है आपको आसानी से वर्षा जल को इस इलाके को इरोड करने नहीं देती है, इरोड करने में या अपर्दन करने में रोकती है। तो कंटूर प्लॉइंग इस करना चाहिए। पहाड़ी और पठारी ढालों पर स्टेप फार्मिंग करना चाहिए। मतलब आपको जो सही प्लॉइंग का तरीका है उसको अपनाकर सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। दूसरा है माइनिंग। माइनिंग प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत बड़े भूभाग पर जहां कोई मिनरल निकालना होता है, माइन करना होता है, तो माइन करने के बाद पहले तो क्या होता है, वहाँ की जंगलों की कटाई हो जाती है, सफाई हो जाती है। तो इस वजह से भी एक तो माइनिंग का प्रक्रिया होगा तो उत्खनन होगा, उससे भी इरोजन की प्रक्रिया आसपास के क्षेत्र में बढ़ती है। लेकिन उस माइनिंग का कार्य जब खत्म हो जाता है तो जो वहाँ स्कार्स उत्पन्न होता है, गड्ढे उत्पन्न होते हैं, उसको ढका नहीं जाता है, उसको ढकना चाहिए। वहाँ फिर से रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए जिससे उन इलाकों का जो है सॉइल का इरोजन ना हो सके। अगला है आपको कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण कार्य है, बड़े बड़े औद्योगिक एरिया को डेवलप किया जाता है, तो उन इलाकों में जहाँ वह कार्य होना है ठीक है, उसके अतिरिक्त भी एडजेसेंट एरिया जो है, पेरिफेरल एरिया जो है, वह भी प्रभावित होता है। वहाँ की मिट्टी जिस पर बाद में निर्माण कार्य के बाद जितने भूभाग पर निर्माण कार्य हुआ, उसके अतिरिक्त बचे हुए भूभाग पर जहाँ खेती की जा सकती थी, वहाँ भी अपर्दन का प्रक्रिया तेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ का वेजिटेशन कवर कंस्ट्रक्शन के नाम पर ख़त्म कर दी जाती है, साफ कर दी जाती है। डिफॉरेस्टेशन, आपको मालूम होगा कि वननाशन या वनों की कटाई आज जिस रफ्तार में विकास कार्य देश और दुनिया के अंदर चल रहा है, मानव अपने विकास के दौर में इतना अंधा हो गया है कि जो वन की प्रतिशतता है, जितनी वन की आवश्यकता है, उसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। निर्माण कार्य के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, आवासन के लिए जंगलों की बेतहाशा कटाई कर रहा है। यह भी आपको एक रूट कॉज है। और अगला है ओवर ग्रेजिंग, मतलब अति पशुचारण। अति पशुचारण के वजह से भी क्या होता है, भूमि का जो कवर है, सॉइल कवर होता है, जिस पर वेजिटेशन कवर होता है, वह ख़त्म हो जाता है, वह ड्राई हो जाता है और फिर वहाँ की मिट्टियाँ लूज हो जाती है और उसको पवन अपर्दन, उस पर पवन अपर्दन और जलीय अपर्दन काम करती है और वहाँ के टॉप सॉइल को वह ट्रांसफ़र कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ नंगी भूमि रह जाती है जो अनुपजाऊ होता है। तो ये रहे आपको सॉइल इरोजन के सारे फैक्टर्स और इसके रिजल्टेंट आप देख लीजिए। ये आपको एक एक करके अफेक्ट एवरीवन, फूड इनसिक्योरिटी, malnutritional problems, increasing diseases in living organism, aggradation of river channel or flood, decreasing agricultural products, rising of price, loss of vegetation cover, poor air quality,
लॉस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, लैक ऑफ फर्टिलिटी। तो ये सारे आपको उसके रिजल्टेंट है, फैक्ट है। मुख्यतः कंजर्वेशन ऑफ सॉइल और कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन को जानना होता है। प्रायः सभी तरह के परीक्षाओं में, चाहे आपको आपके वर्ग से संबंधित परीक्षा हो, चाहे वह किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में सवाल तो बनते ही हैं, पूछे जाते हैं। चूँकि ये आपको पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय है जो हमको, आपको और सभी को प्रभावित करता है। यह देखने के लिए कि परीक्षार्थी में इसके प्रति कितनी गंभीरता है, कितना अवेयर है। तो ये रहा आपको इस सॉइल इरोजन ट्री के बारे में, उसके फैक्टर्स एंड रिजल्टेंट्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं संक्षेप में कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स के बारे में। तो पहला है एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, वृक्षारोपण। रिफॉरेस्टेशन, जहां माइनिंग कार्य हुआ, कंस्ट्रक्शन का कार्य हुआ, जंगलों की कटाई हुई, तो उस इलाकों में जहां बाद में वह खाली रह गया, तो उन इलाकों में पुनर्वृक्षारोपण करना आवश्यक है। टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, और नाहक बिना वजह का जो पेड़ काटे जाते हैं उसको हमें रोकना होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, जो ओवर ग्रेजिंग है, अति पशुचारण पर ध्यान देना होगा, उसको उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा। खास करके अमेरिका आदि विकसित देशों में जिस पद्धति को अपनाया जाता है उसको हमें अपनाना पड़ेगा, तभी हम सॉइल इरोजन को के खतरा से सॉइल को बचा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एनीकट टू कंट्रोल फ्लड एंड टू मैनेज ड्रॉट प्रोन एरिया, और जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है, उस इलाकों में जो फ्लड के कारण सॉइल इरोजन होता है उसका निदान डैम बना के, एनीकट बनाकर किया जाता है। डैम बड़ा बांध होता है, एनीकट नदी के निचले भागों में जो छोटे बांध होते हैं उसको एनीकट बोला जाता है। फिर जो डैम के अंदर रिजर्वायर्स होते हैं, पानी इकट्ठा किया जाता है, उस पानी को जो ड्रॉट प्रोन एरिया है उसमें चैनल के माध्यम से सप्लाई किया जा सकता है, ताकि उन भूभागों में जो सॉइल इरोजन है उसको भी कम किया जा सके। अगला है कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है उसके कारण जो सॉइल कवर नष्ट होता है, और माइनिंग के बाद उन इलाकों का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ढक देना चाहिए, और रीफॉरेस्टेशन उन इलाकों में करके उन इलाकों के सॉइल को फिर से डेवलप किया जा सकता है, पुनर्संरक्षित किया जा सकता है। ट्रैश फार्मिंग, जो पहाड़ी ढाल है, पठारी ढाल है, उन ढालों पर सीढ़ी नुमा खेती के पद्धति को अपनाना पड़ेगा। सीढ़ी नुमा खेती के पद्धति को अपनाने से जल आराम से उस इलाके के जो सॉइल कवर है उसको इरोड नहीं कर पाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड ब्रेकर्स एंड शेल्टर बेल्ट्स, और हम अपने खेतों के चारों तरफ या बहुत बड़े भूभाग में जहाँ खेती होती है, जहाँ विंड इरोजन बहुत सक्रिय होता है, उन इलाकों में उसके चारों ओर जो है आपको बड़े बड़े वृक्ष, छोटे बड़े वृक्ष लगाकर शेल्टर बेल्ट्स बनाया जा सकता है, विंड ब्रेकर बनाया जा सकता है, ताकि वहाँ की मिट्टियाँ पवन के द्वारा अपरदित न हो सके। तो इस तरह से आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं। अगला है अडॉप्टिंग कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग के बारे में मैंने यहाँ आपको बताया था। कंटूर प्लॉइंग हमें सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज और कंस्ट्रक्शन चेक वाल्स। राजस्थान के पूर्व, उत्तर, दक्षिण इलाकों में जो है सेमी एरिड एरिया डेवलप करते जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो बगल के राज्य हैं वह राज्य क्या कर रहा है, वहाँ या तो चेक वाल बना रहा है, या उस इलाके में जो है थॉर्नी बुशेज, जो वहाँ के टिपिकल वेजिटेशन है, उसको उगने और उगाने का काम किया जाता है, ताकि जो मरुस्थलीकरण है या मरुस्थल का विस्तार है उसको रोका जा सके। तो ये एक अपनाया जा सकता है इस तरीके को सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, क्योंकि मरुस्थल का विस्तार सॉइल इरोजन के माध्यम से ही होता है, विंड के द्वारा।
अगला है स्ट्राइप क्रॉपिंग। स्ट्राइप क्रॉपिंग क्या है? अपने खेत के मेढ़ के चारों तरफ, मेढ़बंदी है ये, मेढ़ के चारों तरफ क्या करें? घास का, झाड़ियों को उगाएं, ताकि क्या होगा कि जो सरफेस वाटर, रनिंग वाटर है, गतिशील जल है, वह आपके खेत के मिट्टी को आसानी से बहा ना सके। तेज पवन जो है वह आपके खेत के मिट्टी को इरोड न कर पाए, तो स्ट्राइप क्रॉपिंग भी एक तरीका है। इस तरह से आज के क्लास में इतना ही। और अंत में एक आग्रह कि प्लीज, इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट and boost me up to continue the same work to enrich your knowledge. Thank you. Jai Hind.